खाना खत्म करने के बाद अभी किचन में गंगा और दादी के साथ चली गई। आदित्य हॉल में बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। सोच रहा था कि वह आएगी, लेकिन वह आई ही नहीं। अम्मा, क्या हुआ बेटा? वो अम्मा, आज उनके जन्मदिन के लिए मैंने कमरे में ही केक काट लिया था। मैंने सोचा था कि शाम को करेंगे, लेकिन सुबह से मैंने उन्हें विश नहीं किया था, इसलिए वह उदास लग रहे थे। इसी वजह से मैंने दोपहर में ही केक काट लिया। सॉरी अम्मा, उसने दुखी होकर कहा, जिस पर गंगा और दादी जोर से हंस पड़ी। अभी हैरानी से उसे देखने लगी। इसमें सॉरी कहने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे पति का जन्मदिन है, तुमने उसे सेलिब्रेट किया, इसमें माफ़ी कैसी? जब तक आदि यहाँ था हम उनका जन्मदिन मनाते थे, लेकिन जब वह विदेश चला गया तब से उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रही। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने पति के लिए कुछ भी ना करो। ये तुम्हारी शादी के बाद उसका पहला जन्मदिन है, तुम इसे जैसे चाहो मना सकती हो। ये तुम्हारी ज़िंदगी के खास दिन है, इसमें हम क्या कह सकते हैं? अपने खुशी के पलों को बर्बाद मत करो। जाओ अपने पति से मिलो, वह कब से किचन और हॉल के बीच टहल रहा है। यह सुनकर अभी शर्मा गई। वहाँ और रुकने के बजाय वह कमरे में जाने के लिए मुड़ गई। आदि पहले ही कमरे में जा चुका था, सोचते हुए कि अब तो वह उसके पीछे आएंगी। फिर भी जब वह नहीं आई तो आदित्य को निराशा हुई। उसने मोबाइल उठाया और उसे एक मैसेज दिया। जैसे ही अभी ने मैसेज देखा, वह शर्माकर हंस पड़ी। उसमें लिखा था, मेरी क्यूट पत्नी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, सो नहीं सकता, तुम नहीं होती हो तो। वह देखकर कोई जवाब नहीं दी तो आदित्य ने 2-3 और मैसेज आए। आखिरकार तुम मेरे जाल में फंसी गई, इंतज़ार कर रहा हूँ, दरवाज़ा खोलकर अंदर आओ, फिर मैं तुम्हें प्यार करना सिखाऊंगा। यह सब पढ़कर वह मुस्कुराने लगी। उसकी हरकतों पर गंगा और दादी भी हंस पड़ी। बस बहुत बातें हो गई, अब तुम दोनों अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, सुबह कॉलेज भी जाना है। यह कहकर उन्होंने उसे प्यार से समझाया और फिर हल्की हंसी के साथ अपने कमरे में चली गई। यहाँ अभी की हर एक धड़कन तेज होती जा रही थी। हर कदम के साथ उसके दिल में हजारों तितलियाँ उड़ रही थीं। उसके पेट में एक अजीब सा एहसास हो रहा था। हथेलियों से लेकर पैरों तक हल्के पसीने की परत चढ़ गई। धीरे से उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर गई। जैसे ही उसने आदित्य को ढूंढना चाहा, किसी मजबूत हाथ ने उसे पीछे से जकड़ लिया। आदि, उसने हल्की सी आवाज़ में कहा, क्यों इतनी देर लगा दी? कितनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। नीचे क्या कर रही थी? बस सबके साथ ही बातें कर रही थी। मैं यहाँ तुम्हारे साथ बात करने के लिए खड़ा हूँ और तुम वहाँ बैठकर सबसे बातें कर रही हो। उसने हल्के तुनकते हुए कहा, अच्छा तो क्या बात करनी है दया? यही उसने उनकी कान में कुछ कहा कि वह पूरी तरह से शर्मा गई। उसका चेहरा लाल पड़ गया। दया, अम्मा हमें मंदिर जाने को कहा है। यह सुनते ही आदित्य चौंक गया। क्या? उसका चेहरा देखकर अभी मुस्कुराई। क्या हुआ? अब इस समय मंदिर कैसे जा सकते हैं? तुम्हें मना कर देना चाहिए था ना? उसने हल्की नाराजगी से कहा। क्यों दया? अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं। आज कोई खास दिन है, इसलिए मंदिर पूरी रात खुला रहेगा। तो हम जा सकते हैं क्या? पूरी रात मंदिर खुला रहेगा? हाँ, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, इसलिए स्पेशल पूजा होगी। चलें? चलें? तुम्हें सच में मंदिर जाने का इतना शौक है? तुम्हें मेरा फीलिंग्स समझ नहीं आता? उसने थोड़ा झुंझलाकर कहा। कौन सा फीलिंग? अरे दया, मैं बेचारा कुछ गलत कर सकता हूँ? उसने उसके चेहरे को पास लाते हुए कहा। अभी ने झट से उसका हाथ परे कर दिया। ये सब बातें मंदिर जाने से पहले नहीं करनी चाहिए, चुप रहो। यह कहते ही आदित्य ने शरारत से उसका चेहरा अपने करीब खींच लिया और उसके होठों को अपने होठों में कैद करने की कोशिश की। दया बिना कुछ कहे चुपचाप बैठ के, मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही हूँ, यह कहकर अभी अंदर चली गई और आदित्य गुस्से में सोफे पर बैठ गया, मन ही मन कोसते हुए। तभी अभी वापस आई और उसके पास आकर बैठ गई और उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया। क्या है? उसने चिढ़कर कहा। दया क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? छोड़ो, जाओ वहाँ। अभी हल्के से उसके कान के पास झुकी। गलती कर सकते हैं। यह सुनकर आदित्य की आंखें चौड़ी हो गई। उसने तुरंत नजरें फेर ली। पर तुमने तो कहा था कि मंदिर जाना है। वो तो बस ऐसे ही। नहीं, तुम ही तो मंदिर जाने के लिए कह रही थी।
जाओ, नहीं तो अम्मा गलत समझेंगी। दया, अम्मा ने तो कहा था कि हम कल सुबह मंदिर जाएंगे, इसलिए वह नाराज नहीं होंगी। यह सुनकर आदित्य चौंक गया। क्या तुमने? नीचे आपने जो किया, हमारी जो बातें हुई, अम्मा को सब पता चल गया, इसलिए उन्होंने कल सुबह मंदिर जाने को कहा। तो फिर अभी जाने की जिद क्यों कर रही थी? उसने गुस्से में भौहें चढ़ाते हुए कहा। अभी झिझक गई और हल्के आवाज में बोली, वो तो बस मजाक कर रही थी, सॉरी दया। उसने सर झुका लिया और हंस पड़ी। आदित्य ने गुस्से से उसे घूरा, लेकिन उसकी मासूमियत देखकर बस देखता ही रह गया। जो तुमने किया उसके लिए तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। तुमने कहा कि पूजा करनी है। अब जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं, तब तक मैं खुद एक स्पेशल पूजा करूंगा। तुमने मुझे इतनी देर तक तरपाया, इसके लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। यह कहते हुए आदित्य ने उसे बिस्तर पर गिरा दिया। उसने धीरे धीरे अभी की टी शर्ट को ढीला किया और उस पर झुक गया। पूरी रात उसने प्रेम की पूजा की और उसकी खूबसूरती को अपने स्पर्श से अपनाया। सुबह उठने के बाद नहाकर तैयार होकर अनु अपनी सास के साथ रसोई में चली गई। वह अपने पति के लिए कॉफ़ी बनाने लगी, तभी एक नई नवेली फूल की तरह खिलती हुई अभी अंदर आई। आज मंदिर जाने के कारण उसने साड़ी पहनी थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। अनुभवी महिलाएं ने तुरंत समझ लिया। अनु को अभी कुछ अलग सी लगी। अब तक उसने अभी से बहुत बातें की थी, उसे अच्छे से जानती थी, लेकिन आज उसकी आंखों के सामने खड़ी अभी उसे अलग ही नज़र आ रही थी। अभी को महसूस हुआ कि सभी उसे ध्यान से देख रहे थे, जिससे वह थोड़ा झेप गई। वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद कॉफ़ी बनाने के लिए आगे बढ़ी। अनु ने कहा कि वह अभी के लिए भी कॉफ़ी बना देंगी। अभी चुपचाप खड़ी रही, हल्का सा शर्माते हुए उन्हें देख रही थी। वो वहाँ बैठकर साग तोड़ने लगी, लेकिन घबराहट में साग के पत्ते की जगह अपनी उंगलियां ही तोड़ने लगी। उसकी हरकतों में हल्का बदलाव देखकर अनु ने अपनी सास की ओर देखा, लेकिन वे हमेशा की तरह सामान्य ही थी, जैसे कुछ पता ही न हो। अनु को लगा शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। यह सोचते हुए वह अपने काम में लग गई। जब कॉफ़ी बनकर तैयार हुई तो उसने अभी को दी। अभी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कॉफ़ी ली और अपने कमरे में चली गई। अनु भी अपने पति को कॉफ़ी देने के लिए वहाँ से चली गई। अभी कमरे में आई, कॉफ़ी टेबल कप पर रखा और अपने पति का कंधा पकड़कर हिलाया। दया, उठिए। उसकी हल्की आवाज़ सुनकर आदित्य की नींद टूटने लगी, लेकिन उसने आंखें बंद रखी और बिस्तर पर ही लेटते हुए कहा, क्यों उठने के लिए कह रही हो? अगला राउंड चाहिए क्या? अभी तो सोए हैं थक कर, इतनी जल्दी फिर से? अच्छा छोड़ो, अगर तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई है तो मैं कौन सा पति हूँ? आओ। कहते हुए उसने अभी को अपनी ओर खींच लिया और बिस्तर पर गिरा दिया। उसके ऊपर झुकने ही वाला था कि अभी ने उसे जोर से धक्का दे दिया। दया, मैं आपको अगले राउंड के लिए नहीं बुला रही, मैं नहाकर तैयार हो गई हूँ, अब आपको भी जल्दी नहा लेना चाहिए। आदित्य ने आंखें खोली और एक पल के लिए उसे बस देखता ही रह गया। आसमान रंग की साड़ी पहने, सामने की कुछ लटों को क्लिप से कसकर और बाकी को खुले छोड़कर वह बेहद सुंदर लग रही थी, जैसे भगवान ने उसे खुद तराशा हो। उसके शरीर के मोहक वक्र आदित्य के लिए एक दृश्य सुख बन गया। एक सेकंड में ही उसके अंदर सोई हुई इच्छा जाग उठी। अभी ने उसके चेहरे को देखा और उसकी आंखों में जलती हुई चाहत को महसूस किया। उसकी निगाहों का ताप समझकर उसने तुरंत खुद को ढका और दूर हट गई, लेकिन यह देख आदित्य का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी बच्चे से उसकी पसंदीदा मिठाई छीन ली गई हो। क्या हुआ? उसने शरारती अंदाज में पूछा। आप जो कर रहे हैं वह सही नहीं है। मैं यहाँ मंदिर जाने के लिए तैयार बैठी हूँ और आपकी बातें और आपकी निगाहें बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। अगर मैं आपको ऐसे ही छोड़ दूँ तो आप मुझे मंदिर नहीं जाने देंगे, इसलिए अब बिना बहस किए जल्दी से नहा लीजिए, हमें मंदिर जाना है, बस इतना ही। उसने यह बात एक आदेश में कही थी। अब तक किसी की भी बात न मानने वाला आदित्य उसकी बात मान गया और चेहरे पर उदासी लिए वॉशरूम चला गया। अभी ने जाते हुए उसे देखकर हल्की हंसी दवाली। वह बिस्तर की चादर ठीक करने लगी और फिर आदित्य के पहनने के लिए एक शर्ट निकाल कर रख दी।
तभी वॉशरूम के अंदर से आदित्य की आवाज़ आई, नया नया क्या हुआ दया? अभी ने वॉशरूम के दरवाजे के पास खड़े होकर पूछा। मैं तौलिया भूल गया। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जाओ जल्दी से लेकर आओ। आदित्य ने नाराजगी भरी आवाज़ सुनकर अभी को भी हंसी आ गई। दया दरवाज़ा खोलिए, उसने तौलिया बढ़ाते हुए कहा। जैसे ही उसने तौलिया दरवाजे के अंदर दिया, आदित्य ने अचानक दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर खींच लिया। इस अप्रत्याशित हरकत से अभी हक्का बक्का रह गई। वह उसके सामने बस शॉर्ट्स पहने खड़ा था। उसकी चौड़ी छाती दिख रही थी। उसकी निकटता से अभी का दिल तेजी से धड़कने लगा। दया, वह धीरे से बोली। आदित्य ने गहरी आवाज में कहा। मैं नहा चुकी हूँ, लेकिन मैं तो अब नहाने जा रहा हूँ। उसने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा। हमें मंदिर जाना है, अभी ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ वहीं रुक गई। आदित्य ने उसके कान से होते हुए उसकी गर्दन पर हल्की सी सांस छोड़ी और फिर धीरे से एक किस किया। फिर वह उसे शॉवर के नीचे ले गया और पानी चालू कर दिया। उसके ऊपर गिरते ठंडे पानी के बावजूद उसके शरीर में गर्मी फैल गई। दया प्लीज़, अभी ने कांपती आवाज़ में कहा, लेकिन आदित्य ने उसकी बात अनसुनी करते हुए उसे अचानक पकड़कर उसके होठों को किस कर लिया। पानी के साथ उसके होठों की मिठास भी फील करने लगा। आधे घंटे की नहाने की प्रक्रिया को उन्होंने 2.5 घंटे में बदल दिया। जब वे बाहर निकले तो आदित्य ने उसे पास बिठाया और प्यार से उसका भीगा हुआ सर सुखाने लगा। उसकी गहरी प्रवाह और कोमल प्रेम में अभी खुद को खो बैठी। उसे आदित्य की वासना से ज़्यादा उसका प्यार और देखभाल पसंद थी। जैसे एक माँ अपने बच्चे को स्नेह देती है। अपने पिता से जो स्नेह कभी नहीं मिला, वह बस अब उसे आदित्य से मिल रहा था, और वह स्नेह इतना अधिक था कि कभी खत्म नहीं होता। अभी खुद पर हंस पड़ी, जिसे देख आदित्य ने उसके माथे पर प्यार से किस दे दिया। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? कहीं तुम्हारा मूड बदल न जाए मेरी जान। उसने शरारत से आंख मारी। अरे बाप रे, अब छोड़ो मुझे, पहले ही देर हो चुकी है, हमें मंदिर जाना है। अगर अब कुछ किया तो तुम्हें मार पड़ेगी, सावधान रहो, अभी ने चेतावनी दी। अच्छा, अब इज्जत कम हो रही है? उसने नकली गुस्से से पूछा। ऐसा कुछ नहीं है, अभी ने हंसते हुए कहा और मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई। जब दोनों नीचे आए तो लिविंग रूम में अदिति को छोड़कर बाकी सभी लोग मौजूद थे। अभी को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए वह धीरे धीरे आदित्य के पीछे छिपते हुए चलने लगी। अनु ने संदेह भरी नज़रों से अभी को देखा। अभी तक मंदिर नहीं गई? पहले ही जा चुकी थी ना, अब तो दूसरी साड़ी पहननी है। अब यह अनु सोचने लगी। तभी उसने देखा कि अभी शर्म से आदित्य के पीछे छिप रही थी और अनु को सब समझ आ गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बेटा, मंदिर के लिए निकल रहे हो? हाँ माँ, ठीक है, ध्यान से जाना। और हाँ आदित्य, तुम आज ऑफिस न जाना, आज तुम्हारे पापा और अक्षय ऑफिस संभाल लेंगे। तुम अभी के साथ बाहर घूमने जा सकते हो, आराम से समय बिताओ। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ घर से निकल पड़े। आपने भैया को ऑफिस आने से क्यों मना कर दिया? क्यों, क्या तुम ऑफिस नहीं संभाल सकते? ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब तो वो दोनों एक साथ है, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों भैया क्या पहले अलग थे, अब साथ आ गए, इसलिए ऐसा कह रहे हो? जैसे ही अक्षय ने पूछा, दादी ने उनके सर पर हल्की सी चपट लगा दी। कभी कभी तो बड़े लड़कों की तरह बर्ताव करता है और कभी नादान बच्चे जैसी बातें करता है, बेचारी अनु, कहते हुए दादी अंदर चली गई। अनु ने अक्षय को पूरी बात समझाई और बदले में उसे एक प्यारा सा किस इनाम में दिया। मंदिर पहुंचने के बाद आदित्य का हाथ पकड़कर अभी कार से उतरी और मंदिर के अंदर चली गई। वह पहले भी कई बार आदित्य के साथ बाहर जा चुकी थी। इस मंदिर में भी उसके साथ कई बार आई थी, लेकिन आज कुछ अलग था। अब तक बस एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन आज उनके बीच एक नई खुशी थी, एक एहसास कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उसके मन में अधिकार का एक नया भाव जागा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए अभी ने आदित्य का हाथ थाम रखा था। मंदिर के द्वार पर खड़ी होकर वह चारों ओर देखने लगी। उसकी नज़रों को पकड़ते हुए आदित्य ने पूछा, क्या हुआ अभी? कुछ नहीं, आदित्य सोच रही थी कि फिल्मों और
सीरियल्स में जो दिखाए जाते हैं वैसा असली ज़िंदगी में भी होता है क्या? हाँ, लेकिन वो सब इंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है, ज़रूरी नहीं कि सब कुछ असल ज़िंदगी से मेल खाएं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें असली ज़िंदगी से प्रेरित होती हैं। पर अचानक यह सवाल क्यों? बस आदित्य, आमतौर पर फिल्मों और सीरियल्स में जब हीरो हीरोइन मंदिर जाते हैं तो फूल बेचने वाले खुद आकर हीरो से कहते हैं, साहब अपनी पत्नी के लिए फूल ले लीजिए, और हीरो मुस्कुराकर फूल खरीद लेता है। लेकिन देखो ना, हम यहाँ खड़े हैं और किसी ने भी हमसे फूल लेने के लिए नहीं कहा, इसलिए सोचा असल में ऐसा होता भी है या नहीं। आदित्य यह सुनकर हंस पड़ा। अरे पगली, अगर फूल चाहिए तो खुद जाकर ले लो ना, इसके लिए इतनी बड़ी कहानी बनाने की क्या ज़रूरत है? उसने मुस्कुराते हुए कहा। सॉरी आदित्य, बस फिल्मों में ऐसे सीन देखकर मुझे भी वैसे ही होने की उम्मीद थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूँ, इसलिए। अभी भी तुम्हें शर्म आती है? आज रात तुम्हारी पूरी शर्म मिटा दूंगा। उसकी गहरी नज़रों से सहमी अभी फुसफुसाई। मंदिर में हो, बातों पर ध्यान दो, चुपचाप अंदर चलो। वह जाने ही वाली थी कि आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया, फिर पास की दुकान से मोगरा के फूल खरीद कर लाया। अभी उसे देखते ही चौंक गई। अगर तुम यूं ही देखती रहोगी तो मैं खरीद लूँगा, लेकिन जब तुम खुद मांगोगी तो मैं मना कर दूँगा क्या? मेरी नायिका सिर्फ कहेगी नहीं, जो उसके मन में है वो पूरी होगा, और उसे पूरा करने वाला मैं हूँ। यह कहकर आदित्य ने उसके बालों में मोगरा के फूल लगा दिए। अभी उसे टकटकी लगाए देखने लगी। मंदिर में आकर ऐसे क्या देख रही हो, चलो अंदर चलते हैं। फिर उसने खुद ही अभी की साड़ी का पल्लू ठीक किया, जिससे वह थोड़ा शर्माई। वह उसके साथ मंदिर में चली गई। अभी ने आंखें बंद कर भगवान को ध्यान से धन्यवाद किया कि उन्होंने आदित्य जैसा जीवन साथी दिया। पर आदित्य, वह तो अपने भगवान को छोड़ अपनी देवी अभी को ही निहार रहा था। प्रार्थना के बाद जब अभी ने आंखें खोली तो देखा कि आदित्य मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ा था। फिर उसने प्यार से उसकी मांग में कुमकुम लगाया। अभी ने भी आदित्य के माथे पर भस्म लगाई। मंदिर के साथ फेरे लेने के बाद आदित्य ने उसी मॉल में ले गया जहां वो पहली बार उसे लेकर आया था। उसने अभी की हर पसंद की चीज़ खरीदी, उसे ढेर सारे उपहार दिए। शाम को दोनों बीच पर गए। समुद्र के किनारे बैठकर पानी में पैर डुबोकर रेत पर एक दूसरे का हाथ थामे, कंधे पर सर टिकाए प्यार में खो गए। जब आदित्य अभी को कार में बैठाकर घर ले जा रहा था तो अभी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराई। आदित्य ने हल्की हंसी के साथ उसकी ओर देखा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों दिख रहा है? जैसे भी रहूं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अभी ने होठ चिढ़ाते अंदाज में सिकुड़ते हुए कहा। बस ऐसे ही पूछ रहा था, और वैसे भी तुम्हारा यूं होठ चिढ़ाने मेरे मूड को बिगाड़ देगा। अगर कुछ गलत हो गया है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे अभी झेप गई और तेजी से दूसरी ओर मुड़ गई। आपने मेरे लिए आइसक्रीम नहीं खरीदी, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करूँगी। आप सिर्फ बड़े बड़े डायलॉग बोलते हैं। मैं जो चीज़ देखती हूँ वो खरीद कर देते हो, लेकिन जब मैं खुद से एक छोटी सी आइसक्रीम मांगी तो वो तक ना दिलाई। इसलिए आज रात आप अकेले ही सोइए। अब तक हंसते मुस्कुराते आदित्य का चेहरा उसकी आखिरी बात सुनते ही उतर गया। यह ठीक नहीं है अभी, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ खरीदा, लेकिन पानी में खेलने के बाद आइसक्रीम खाना तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं है। तुम तो डॉक्टर बनने जा रही हो, तुम्हें खुद यह बात समझनी चाहिए। मैंने सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए मना किया था, और इसलिए अब तुम मुझे अकेले सोने के लिए कह रही हो। शादी के बाद से एक दिन भी तुम्हारे बिना सोया हूँ, और अब सिर्फ आइसक्रीम के लिए तुम ऐसा कह रही हो? यह सही नहीं है, आदित्य ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। लेकिन अभी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह खिड़की से बाहर देखती रही। आदित्य की बेचैनी बढ़ गई। फिर अचानक उसने कार की दिशा बदल दी। कहाँ जा रहे हो दया? यह तो हमारे घर जाने का रास्ता नहीं है, अभी ने हैरानी से पूछा। लेकिन इस बार आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। करीब 15 मिनट बाद के सफ़र के बाद जब कार रुकी तो अभी की आंखें आश्चर्य से और खुशी से फैल गई। दया,
उसने उसे पुकारा, लेकिन आदित्य ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। उसके नखरे भरे मौन को देखकर अभी पहले तो परेशान हुई, लेकिन जल्द ही उसकी बच्चा सुलभ हरकतों पर मुस्कुराने लगी। वह चुपचाप उसके पीछे चलने लगी, बिना ध्यान दिए कि वह उसे कहाँ ले जा रहा था। आखिरकार जब उसने आसपास की जगह पर नजर डाली तो चौंक गई। यह उसकी आंखों पर अब बस खुशियां ही चमक रही थीं। यह वही जगह थी जब शादी के बाद पहली बार आदित्य ने उसे खास डिनर के लिए लाया था। वही शीशे से बनी हुई कमरा, जिस पर कमरे की खूबसूरती देखकर वह पहले भी मोहित हो गई थी, आज वह अपने पति की खूबसूरती पर मोहित हो गई। कमरे में चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी, जिससे माहौल बेहद रोमांटिक लग रहा था। आदित्य का प्यार जताने का तरीका ऐसा था कि वह कभी सिर्फ बैठकर देख सकता था क्या। उसकी नज़रें अभी को जैसे पी रही थीं। उसकी तीव्र नज़रों को सहन न कर पाने वाली अभी शर्मा कर सर झुका ली। अगर तुम इसी तरह शर्माती रही तो कैसे चलेगा? खाना नहीं खाना है क्या? कब तक सिर्फ देखती रहोगी? भूख भी तो लगेगी ना? आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिसमें कुछ और भी छिपा था। अभी का चेहरा और लाल हो गया। वह धीरे धीरे जाकर कुर्सी पर बैठ गई। आदित्य भी उसके पास बैठा। उसने पहले भी अभी की प्लेट में खाना परोसा, फिर खुद के लिए भी परोस कर खाना शुरू किया, लेकिन अभी के लिए यह आसान नहीं था। आदित्य की गहरी नज़रें उसे भीतर तक पिघला रही थी, जिसे वह ठीक से खा भी नहीं पा रही थी। हर बार जब उसका गला सूखता, आदित्य उसे टकटकी बांधकर देखने लगता। उसकी यह मासूम सी परेशानी देख आदित्य अपनी थाली से नजरें हटाकर हल्के से मुस्कुरा दिया। खाना खत्म करने के बाद आदित्य अचानक उठकर बाहर चला गया। अभी भी धीरे धीरे खाना खत्म करके उसका इंतजार करने लगी। कुछ मिनटों के बाद आदित्य एक ट्रे लेकर कमरे में वापस आया। अभी उसे सवालिया नज़रों से देखा तो वह उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, मैडम के लिए एक स्पेशल ट्रीट। उसके इस अंदाज से अभी घबरा गई। आदित्य, यह क्या है? पहले बैठो। नहीं नहीं, यह तुम्हारे लिए है। शांति से इसे खोलकर देखो। अभी ने ट्रे खोली और देखा उसमें चॉकलेट फ्लेवर वाला फालूदा था। दया, यह सिर्फ मेरे लिए? हाँ, तुम थोड़ी देर पहले उदास लग रही थी, फिर ऊपर से कह भी दिया कि मुझसे बात नहीं करोगी, इसलिए मैंने खुद से तुम्हारे लिए बनाया है। अब इसे खाकर देखो। अभी को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने आदित्य का हाथ पकड़कर उसे पास बिठाया और मुस्कुराकर कहा, दया प्लीज अब बैठो। इसके बाद उसने धीरे धीरे फालूदा खाना शुरू कर दिया और हर चम्मच के साथ उसकी खुशी बढ़ती ही जा रही थी। आदित्य से खाने के लिए कहने पर उसने मना कर दिया और बस अपना हाथ गाल पर टिकाए अभी को खाते हुए देखने लगी। जब अभी ने आखिरी निवाला खाया तब आदित्य ने शरारत से भौहें उठाकर पूछा, अब गुस्सा चला गया या फिर आज भी मुझे अकेले ही सोना पड़ेगा? अभी ने हल्की नाराजगी से कहा, मैं तो बस मजाक कर रही थी, असल में मैं भी तुम्हारे बिना सो नहीं सकती। इसके बाद दोनों घर की ओर निकल पड़े। पूरे रास्ते आदित्य उसे प्यार से छेड़ता रहा, मानो वह उसके हर हाव भाव को भी जी भरकर महसूस कर रहा हो। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, आदित्य ने अभी को अपनी बाहों में समेट लिया और पूरी तरह उसके प्यार में खो गया। आदित्य कार चला रहा था, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और इसकी वजह बनी अभी, जो शांति बैठी किताबें पढ़ रही थी। वह उसे बार बार देख रहा था, लेकिन अभी ऐसे बैठी थी जैसे उसे फर्क न पड़ता हो। उसे पता था कि अगर उसने अब आदित्य की तरफ देखा तो वह उसे आंखों से इशारा कर देगा कि वह आज कॉलेज नहीं जाएगी। इसलिए उसने उसकी ओर देखना ही छोड़ दिया और पूरी तरह किताब में डूब गई। आदित्य गुस्से में बार बार कभी सड़क की तरफ देखता तो कभी अभी की ओर। जब उसने देखा कि अभी उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रही है तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने गहरी सांस ली और धीरे से पुकारा, नेहा। अभी ने फिर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब की बार आदित्य ने थोड़ा जोर से कहा, अभी। इस बार अभी ने किताब से नजरें हटाकर उसे देखा। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और प्यार से कहा, प्लीज़ डियर, दया प्लीज़। पहले ही करीब 20 दिन हो गए हैं मैंने कॉलेज नहीं गया। पहले 2 हफ्ते तबीयत ठीक नहीं थी, फिर तुम्हारे साथ 1 हफ्ता और निकल गया।
अब भी अगर तुम कहोगे कि मत जाओ तो क्या मतलब, क्लास में बहुत सारे चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, पढ़ाई नहीं करनी क्या तुम्हारी वाइफ को? तुम्हें नहीं चाहिए कि मैं डॉक्टर बनूं? उसने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। आदित्य ने तुरंत जवाब दिया, मैंने कब कहा कि तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए? बस आज के लिए रुक जाओ, मेरे साथ रहो। क्यों कर रहे हो ऐसा? रोज एक दिन करके कितने दिन और? पहले ही एक हफ्ता हो गया है, तुम भी ऑफिस नहीं जा रहे हो। घर के सब लोग हमें देखकर हंस रहे हैं। जाओ ऑफिस के काम पर ध्यान दो। अच्छा, तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है? मुझे छोड़कर जाने की जल्दी पड़ी है तुम्हें? कहकर वह मुंह फेर कर बैठ गया। ऐसी बात मत करो जैसे मैं तुम्हें छोड़कर दूर जा रही हूँ। 4 बजे आकर मुझे लेने आ जाओ, फिर हम दोनों साथ रहेंगे। फिर तुम जो कहोगे वो करूँगी। इसके बाद तुम्हें छोड़कर 1 इंच भी नहीं जाऊँगी, भले ही तुम कहो कि ऑफिस का काम ज़रूरी है। याद रखना, ठीक है? अब अच्छे से काम पर जाओ और 4 बजे आकर मुझे ले जाना, पक्का? उसने मीठी आवाज़ में कहा। लेकिन आदित्य ने फिर जिद पकड़ ली। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। 2 दिन से यही चल रहा था। हर बार जब भी अभी कॉलेज जाने की बात करती, आदित्य कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे रोकने की कोशिश करता। पहले उसने कहा, अगर तुम्हें फिर से कुछ हो गया तो? फिर बोला, तुम्हारी सांस की तकलीफ़ अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। आखिरी बार जब उसने पूछा तब सच कबूल कर लिया, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। आखिरकार उसे प्यार से मनाकर, गले लगाकर, लाख मुश्किलों से समझाकर वह आज कॉलेज जा रही थी। फिर भी आखिरी मिनट तक उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। उसके इस बचकानेपन को देखकर अभी मुस्कुरा उठी। हंसी तो आएगी ही, लेकिन साथ ही गर्व भी महसूस होगा अपने पति को देखकर, जो दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता था लेकिन उसके सामने सिर्फ नटखट बन जाता था। अभी मुस्कुरा उठी। आज भी उसे कॉलेज जाने से रोकने के लिए उसने जानबूझकर उसकी गर्दन पर काट कर निशान बना दिया था। सुबह जब उसने आईने में देखा तो गुस्से में उसे डांटने लगी, सॉरी बेबी, दर्द हो रहा है क्या? अब जब तुम कॉलेज जाओगी तो सब तुम्हें देखेंगे, डिस्कस करेंगे, इसलिए आज मत जाओ, आदित्य ने मासूमियत से कहा। उसकी इस बचकानी हरकत पर अभी हंस पड़ी। उसके गाल को प्यार से पकड़कर उसने कॉलर वाला सूट पहना और ऊपर से दुपट्टा डालकर निशान छिपा लिया। अब बताओ कैसी लग रही हूँ? उसने शरारत से पूछा। आदित्य का चेहरा देखकर उसकी हंसी नहीं रुकी। जब वह कॉलेज के लिए निकलने लगी तो उसने उसके गाल पर एक प्यारा सा किस किया और कहा, बाकी शाम को बचा कर रखो, समझे? अब अच्छे से ऑफिस जाओ और हाँ, मुझे छोड़कर किसी और को देखना भी मत, समझे? और तुम्हें कोई देखे तो तुम भी शरीफ बनकर रहना। और हाँ, अगर क्लास में भीड़ नहीं होगी तो मैं तुम्हें मैसेज करूँगी, फ़ौरन रिप्लाई देना, नहीं तो पक्का मार पड़ेगी, समझे? बाय। यह अंदाज देखकर आदित्य मुस्कुरा उठा, लेकिन जैसे ही वह नीचे जाने लगी उसने उसे खींचकर उसके होठों को चूम लिया। फिर उसकी आंखों में देखकर बोला, समान नियम तुम्हारे लिए भी, जो कहा वही तुम्हें करना है। कुछ भी हो तुम्हें तुरंत बताना, ब्रेक में मैसेज करना और तुम फ़ौरन रिप्लाई करोगी। अगर देरी की तो हर मिनट के लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी, वो भी मेरे पसंदीदा तरीके से। उसकी शरारती नज़रों को देखकर अभी झेप गई और उसे धक्का देकर अलग किया। आईने में खुद को देखकर उसने एक नज़र डाली और फिर कार से उतर कर गई। जैसे ही वह कॉलेज में पहुंची, उनकी सहेलियां उसे पकड़ लिया और फिर शुरू हुआ सवाल का तूफान। जश्न का माहौल था। इतने दिनों बाद छुट्टी हुई बातें, पुरानी कहानियाँ सब ने क्लास में जाकर शेयर की। रास्ते में जितने लोग मिले सभी ने अभी का हालचाल पूछा, लेकिन पिछली बार आदित्य ने जो किया था उसकी चर्चा हर जगह हो रही थी। सबसे बातें करने के बाद जब वह क्लास में पहुंची तो उसे कुछ अलग ही महसूस हुआ। कयाल ने उसे पूछने पर उसने कहा, कुछ नहीं रे, हमेशा तेरा मजाक उड़ाने वाली सविता आज नहीं है ना, इसलिए तुझे अजीब लग रहा होगा। हमें भी पहले ऐसा ही लगा था, फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई। अच्छा, वो नहीं आई? अभी ने हैरानी से पूछा। हाँ, उस दिन जो हुआ उसके बाद वो कॉलेज नहीं आई। जब हमने पूछा तो पता चला कि उसके पापा ने उसे किसी और देश के कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए टीसी ले लिए हैं। अब क्लास शांति से चल रही है, लेकिन अगर वो होती तो थोड़ा इंटरटेनमेंट भी रहता।
कोई नहीं छोड़। उस दिन जो हुआ था उसे सोचते ही अभी को झटका लगा। उस दिन आदित्य ने सविता को पकड़कर एक केमिकल देने के लिए कहा था। उसकी बात मानते हुए 1 हफ्ते तक उसे वह दवा दी गई। 1 हफ्ते बाद उसे उसके पापा के पास भेज दिया गया, जिन्होंने उसे अपनी कार में बिठाया। लेकिन उसके पापा कोई साधारण इंसान नहीं थे। अगर कोई और होता तो शायद आदित्य को मार डालता, लेकिन सविता के पिता ने आदित्य की हर बात मान लिया। उन्हें डर था कि कहीं आदित्य उनके पूरे बिजनेस को तबाह न कर दे, इसलिए उन्होंने उनके कहे अनुसार सविता को विदेश भेज दिया और वहाँ के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया। हाँ, आदित्य ने जो दवा दी थी उसकी वजह से सविता का दिमाग प्रभावित हो चुका था। अब वह बस एकटक होकर देखती रहती थी, बिना किसी भाव के। ऑफिस में बैठा आदित्य फ़ोन देख रहा था, तभी गौतम उसकी तरफ घूरता रहा। क्या रे, ऐसे मुझे घूरकर क्या देख रहा है? आदित्य ने पूछा। अरे कम से कम अब तो मुझे देख लिया। मैं यहाँ आधे घंटे से खड़ा हूँ, पता भी है। ओह अच्छा, और तुम्हें किसने बुलाया था? जाओ, आधे घंटे बाद आना। आधे घंटे बाद आऊँ? ऐसा क्या कर रहा है तू? अभी का ब्रेक टाइम है, इसलिए उससे बात कर रहा था। क्या रे, सुबह से तो मिल ही चुका था, फिर अब क्यों? उससे कितना भी बात कर लूँ फिर भी कम ही लगता है, आदित्य ने कहा, जिस पर गौतम उसे अजीब नज़रों से देखने लगा। क्या यह मेरा दोस्त आदित्य है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। तू पहले कैसा था? हमेशा काम काम करता रहता था, अब देख पूरा बदल गया है। गौतम हंसते हुए बोला। हाँ, यह सब प्यार के ही चमत्कार हैं। पहले मुझे भी यही लगता था कि बिजनेस ही असल ज़िंदगी है, लेकिन अब महसूस होता है कि ज़िंदगी में और भी कुछ बहुत है। सच कहूँ तो अब ऑफिस आने का मन भी नहीं करता, बस अभी के साथ रहना चाहता हूँ। तू यह मत सोच कि शादीशुदा को ही ऐसा लगता है। यह हमेशा महसूस होगा। 10-20 साल बाद भी यही कहूँगा, काश मैंने उसे पहले ही पा लिया होता। मेरी ज़िंदगी के कई साल बेकार चले गए। सुन, तू मेरी तरह मत बन। एक अच्छी लड़की ढूंढ, उनसे प्यार कर, शादी कर और तब समझेगा असली खुशी क्या होती है। कहते हुए आदित्य फिर से अपने फ़ोन में अभी का मैसेज देखने लगा। बात शुरू होने ही वाली थी। आदित्य की बातें सुनने के बाद गौतम की आंखों के सामने एक छवि उभर आई। एक दूधिया रंग की तोता जैसी लड़की। वह एक क्षण के लिए सिहर उठा, फिर सिर झटकते हुए खुद को संभाल कर वहाँ से बाहर निकल गया। उस शाम बाजार की गलियों में कयाल चल रही थी। अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने आई थी, लेकिन उसका मन किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। तरह तरह के विचार उसे परेशान कर रहे थे। वह गहरी सोच में डूबी चली जा रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी और वह सन्न रह गई। उसकी आंखें उस दृश्य को देखकर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसके सामने बाइक पर राजा आ रहा था, लेकिन राजा का वहाँ होना उसे चौंकाने वाली बात नहीं थी। लेकिन उसके पीछे बैठी लड़की थी। राजा की शान भरी चाल के पीछे एक लड़की आराम से पैर मोड़कर बैठी थी। वह राजा के कान में कुछ कह रही थी, जिस पर राजा मुस्कुराकर उसे जवाब दे रहा था। आसपास के लोगों की नज़र भी उन दोनों पर थी, जैसे वे कोई खास जोड़ी हो। पर कयाल के मन में तूफान उठ रहा था। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे, लेकिन उसने उन्हें वहीं रोक लिया। वह नहीं चाहती थी कि राजा उसे इस हाल में देखे। वह जल्दी से एक दुकान के भीतर छिप गई, लेकिन उसकी नज़र अब भी राजा पर थी। जाते हुए राजा को देख उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। क्या यह गुस्सा था कि वह किसी और को अपने साथ ले जा रहा था, या यह दर्द था कि उसने इतनी जल्दी उसे भुला दिया? क्या उसका प्यार इतना कमज़ोर था, या फिर यह बेबसी थी कि वह कुछ कर नहीं सकती? कई सारी भावनाएं उसके उन आंसुओं में समा गईं, लेकिन जिसे उसे देखना और उसे संभालना चाहिए था वो बिना देखे उससे दूर चला गया। राजा कब चला गया उसे पता नहीं चला। वह अब भी उसी दिशा में देख रही थी, जैसे वह वहीं कहीं ठहर जाएगा। तभी अचानक एक बारिश की बूंद उसके चेहरे पर गिरी। वह जैसे ही अपने ख्यालों से बाहर आई, बारिश की बूंदों के साथ उसने अपने आंसू भी पोंछ लिए। अपनी खरीदी हुई चीज़ों को भूलकर वह वहाँ से निकल गई। कैसे हॉस्टल पहुँची उसे खुद भी याद नहीं था। उस दिन के बाद से कयाल किसी भी चीज़ को खो देने जैसा महसूस कर रही थी। पहले जब वह राजा से गुस्से में बात करती थी तब उसे अंदर से दुखी ही होता था।
वो हमेशा इस डर में रहने लगी कि कहीं उसकी दोस्त उससे कुछ पूछ न ले, लेकिन वो ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती रही। लेकिन इस घटना के बाद से उसने पूरी तरह हंसना ही छोड़ दिया था। वैरवी ने इस बदलाव को नोटिस किया। जब उसने कयाल से इसका कारण पूछा तो कयाल ने टाल दिया। कयाल को इस बात का डर था कि कहीं अभी भी उससे कुछ पूछ न ले, लेकिन अभी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वैरवी, विजय, विष्णु सभी ने कयाल से सवाल किए, लेकिन अभी चुप रही। यही बात कयाल को और परेशान कर रही थी। पहले उसे डर था कि कहीं अभी उससे सवाल न कर लें, लेकिन अब वह सोचने लगी कि अभी उससे कुछ पूछ क्यों नहीं रही। क्या वह भी मुझसे दूर जा रही है? उसके दिल में कई तरह के ख्याल आने लगे और उसे डर लगने लगा कि कहीं अभी भी उसे छोड़ न दे। ब्रेक के दौरान सभी साथ बैठकर खा रहे थे। वैरवी, विजय और विष्णु ने नोटिस किया कि कयाल और अभी दोनों ही बहुत चुप थे। वैरवी ने आखिरकार बोल ही दिया, अब तो हमारा ग्रुप पहले जैसा रहा ही नहीं। लगता है जैसे हम अलग अलग हैं। कयाल हमेशा उदास रहती हैं और अभी तूने उसे एक बार भी कुछ पूछा तक नहीं। आखिर चल क्या रहा है? विजय ने भी सवाल किया, कहीं तुम दोनों कुछ छिपा तो नहीं रहे? विष्णु ने सर हिलाते हुए कहा, शायद यही सच है। वैसे भी तुम दोनों बहुत सालों से दोस्त हो, तो हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जो सिर्फ तुम दोनों जानते हो। अगर उनके बीच कुछ है भी तो इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें हमसे शेयर करना चाहिए। अगर वे हमारे दोस्त होते तो खुद ही बता देते, लेकिन शायद हम उनके लिए इतने क्लोज नहीं हैं, इसलिए वे हमें कुछ नहीं बता रहे हैं। ठीक है विजय, मान लेते हैं कि वे हमें नहीं बताना चाहते, लेकिन कम से कम अपनी परेशानी खत्म कर ले। इस तरह देखना अच्छा नहीं लग रहा, वैरवी ने कहा। जब वे तीनों जाने लगे, अभी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। बैठो वैरवी, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। दोस्त किसे कहते हैं? सभी ने उसे हैरानी से देखा। दोस्त का मतलब जो हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ बैठकर बातें करते हैं, साथ घूमते हैं, साथ खाते हैं, विजय ने जवाब दिया। तो विजय, दोस्ती सिर्फ घूमने फिरने और बात करने तक ही सीमित है? अभी ने पूछा। सभी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कयाल बिना पलके झपकाए अभी को देख रही थी। अब क्या चाहिए तुझे? साफ साफ बोल, विष्णु ने कहा। विष्णु, अगर मुझे कोई तकलीफ हो, कोई उलझन हो, तो क्या मैं तुमसे शेयर कर सकती हूँ, या सिर्फ खुशियाँ ही बताना चाहिए? ये क्या बोल रही है तू? तुझे क्या हुआ? तेरा भाई कुछ बोला क्या? अरे नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि दोस्त सिर्फ खुशियाँ बांटने के लिए होती हैं। मैं भी सोचा था कि वे खुद हम मेरे पास आकर बात करेंगे, लेकिन अब समझ आ गया कि दोस्त का मतलब यह नहीं कि हर बात हर किसी से बताई जाए। हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है। अब मुझे ये भी समझ आ गया कि अब से मैं भी किसी से कुछ नहीं कहूँगी और ना ही पूछूंगी। कहते ही अभी ने एक ठंडी सांस ली और चुप हो गई। वहाँ से चले जाने के बाद अब सभी की नज़रें कयाल पर थी और वह एक मूर्ति की तरह बिना हिले डुले खड़ी। सुबह सभी आपस में बातें कर रहे थे। आदि अभी को कॉलेज छोड़ने के लिए निकल रहा था। वही अक्षय भी अनु को छोड़ने के लिए तैयार हो रहा था। 1 मिनट में मैं बैग लेकर आती हूँ कहकर अनु मुड़ी, लेकिन उसने 2 कदम भी नहीं बढ़ाए थे कि अचानक उसे चक्कर आ गया और वह दरवाजे के पास बेहोश होकर गिर पड़ी। दीदी, अनु, कई आवाज़ें गूंजी, लेकिन अनु कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं थी। अक्षय तुरंत दौड़कर आया और उसे अपनी गोद में उठाया। उसके गाल थपथपाते हुए पुकारा, अनु, अनु, अरे ये क्या हो गया? अभी तो ठीक थी, दादी घबराकर बोली। तो उसे उठाकर अंदर ले चलो और बिस्तर पर सुला दो, दादी ने आदेश दिया। अक्षय ने तेजी से अनु को उठाया और अंदर ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। फिर उसने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। धीरे धीरे अनु ने आंखें खोली। क्या हुआ अनु, तुम ठीक हो? अक्षय ने चिंतित होकर पूछा। पता नहीं, सुबह से अजीब लग रहा था। अचानक आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई, अनु ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। ठीक है, रुको दीदी, मैं देखती हूँ, कहते हुए अभी ने अनु का हाथ पकड़ लिया। ओए आदि डॉक्टर, क्या मेरी बीबी का शरीर ही मिला है तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए? मैं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा, तुम रहने दो, अक्षय ने चिढ़ते हुए कहा। हेलो जीजा जी, मजाक उड़ा रहे हो? अभी तो आप ही ने कहा कि मैं आदि डॉक्टर हूँ, तो मुझे कुछ हद तक समस्या का पता चल सकता है। चुपचाप खड़े रहो,
नहीं तो तुम्हारे वैक्सीन का डोज बदलवा दूंगी, जरा संभल कर, अभी ने हंसते हुए कहा और अनु का हाथ पकड़कर नाड़ी जांचने लगी। कुछ देर बाद अभी के चेहरे पर कुछ भाव आए। उसने और ध्यान से जांच की, फिर धीरे से अनु के कान के पास जाकर कुछ कहा। अरे ये क्या कह रही हो? जांच करनी है तो कान के पास क्यों जा रही हो? अक्षय ने हैरानी से पूछा। आप 2 मिनट के लिए चुप नहीं रह सकते? अभी ने चिढ़ कर कहा। क्यों चुप रहूं? अगर तुमने मेरी बीवी को कुछ कर दिया तो मेरे पास एक ही पत्नी है। तुम कुछ मत करो, बाहर निकलो फर्जी डॉक्टर, अक्षय बोला। अभी ने बेबसी नज़रों से आदि की ओर देखा। अक्षय? आदि की कड़क आवाज़ सुनते ही अक्षय चुप हो गया। उसकी नोक झोंक देखकर सब हंस पड़े। इसके बाद अभी ने अनु से धीरे धीरे कुछ पूछा। अनु ने अभी की बात सुनकर कुछ सोचते हुए खुशी से आंखें चमका दी। अभी ने हल्की मुस्कान के साथ अक्षय की ओर देखा और कहा, जीजा जी, आपकी पत्नी को क्या हुआ है इसका पता मैंने लगा लिया है, लेकिन पहले मैं अपने बड़े डॉक्टर से कंफर्म करके बताऊंगी। तब तक अनु को अच्छे से ख्याल रखना। इतना कहकर अभी ने अपना फ़ोन उठाया और बाहर चली गई। उसकी बातों से घबराए सभी लोग उनके पीछे पीछे चले गए। वहीं अनु ने अक्षय का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। अनु, तुम्हारी बहन को फर्जी डॉक्टर कहना बिल्कुल सही है। उसे ठीक से चेक करना नहीं आता और ऊपर से ऐसे दिखा रही है जैसे उसे सब पता चल गया हो। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। हम किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर आ सकते हैं। डॉक्टर से मिलना तो ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे एक बात कहनी है। क्या? मुझे और अभी को ये समझ आ गया कि क्या हुआ है, लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं तो पता नहीं तुम कैसे लोगे। अनु ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। अरे अब तुमने ये कैसे कह दिया कि मेरा और भी घबराना स्वाभाविक है? पहले साफ साफ बताओ, फिर मैं डॉक्टर से बात करूँगा। कोई बड़ी बात है क्या? हाँ, बहुत बड़ी बात है। यह सिर्फ अभी की नहीं है बल्कि कई सालों तक हमारे साथ रहने वाली है, अनु ने मुस्कुराते हुए कहा। अक्षय सच में डर गया। उसकी घबराई हुई शक्ल देखकर अनु को हंसी आ गई। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों से ऊपर उठाया, फिर उसका हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखा। अक्षय को कुछ समझ आता उससे पहले ही अनु ने कहा, यह बहुत बड़ी बात है। अब से हमेशा के लिए हमें माँ और पापा के रूप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठानी होगी। अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे, हमारे पास बहुत जिम्मेदारियाँ होंगी, उसने प्यार से कहा। अक्षय अवाक होकर उसकी तरफ देखता रहा। उसे पूरी तरह बात समझ नहीं आई, लेकिन अनु उसकी आंखों में खुशी और प्यार देखकर सब समझ गई। धीरे से उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम प्रेग्नेंट हैं। अनु की आंखों में छलकता प्यार और मातृत्व अक्षय के दिल तक उतर गया। उसके भीतर भी अचानक पिता बनने की भावनाएं उमड़ पड़ी। सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था, अक्षय ने भावुक होकर कहा। मैंने भी अब तक इस बारे में नहीं सोचा था, अभी के पूछने तक। लेकिन तुम खुश हो ना? अनु ने संदेह भरी नज़रों से पूछा। अरे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश। मैं बाकी बातों में अच्छा बोल सकता हूँ, लेकिन इस बारे में क्या कहूँ, कैसे कहूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए सॉरी। लेकिन सच में बहुत खुश हूँ, कहते हुए अक्षय ने उसके माथे पर प्यार भरा किस दिया। चलो अब ये खुशखबरी सबको बताते हैं। अक्षय ने अनु का हाथ पकड़कर बाहर की ओर बढ़ाया। जैसे ही वे बाहर आए, गंगा तेजी से भागती हुई आई और खुशी से चिल्लाई, बहुत बहुत बधाई हो अनु। कहते हुए उसने अनु के गाल पर प्यारा सा किस दे दिया। ये लो अनु, कहते हुए दीदी ने अनु के मुंह में दूध बनी मिठाई डाल दी। पहले आराम से बैठ जाओ बेटी, दादी ने कहा। गंगा ने अनु को पकड़कर सोफे पर बिठा दिया। सब अनु को लाड़ प्यार करने लगे, जबकि अक्षय अकेला एक ओर खड़ा रह गया। उसने गुस्से में अभी की ओर देखा, जो आराम से सोफे पर पसर कर बैठी थी। आदि उसे प्यार से मिठाई खिला रहा था। अभी ने अक्षय की ओर देखा, फिर शरारत से जीभ निकालकर उसे चिढ़ाया और आराम से मिठाई खाने लगी।